नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला जोर पकड़ रहा है और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। जितनी बड़ी रैली कर्मचारियों ने दिल्ली में की है, दिल्ली के रामलीला मैदान में वैसी रैली पिछले कई वर्षों से देखने को नहीं मिली थी। अगर और पक्के तौर पर कहें तो उस तरह की रैली 2011 में जब एंटी करप्शन के खिलाफ जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रैली हुई थी और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जिस रैली का नेतृत्व कर रहे थे, उस किस्म की रैली रविवार को कर्मचारियों ने की। देश भर के कर्मचारी आए दिल्ली और उन्होंने बड़े जोश और उत्साह के साथ रैली की। बड़ी भारी भीड़ जुटी। हालांकि मीडिया में उसको ज़्यादा कवरेज नहीं मिली, लेकिन वो एक बड़ी रैली थी। और उस बड़ी रैली का आयोजन किया था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये एक संगठन बना है जिसमें देश भर के कर्मचारी शामिल हैं और उन्होंने पेंशन शंखनाद रैली के नाम से इसका आयोजन किया। अब उस रैली के बारे में बहुत विस्तार से तो क्या बताना है, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो कर्मचारी पुराने पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के और दिल्ली में जुटे और अलग अलग राज्यों में भी अब उनकी रैली होनी है या इस बात का मुद्दा बनना है, वो इम्पॉर्टेंट है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा अगले साल मार्च अप्रैल में, और फिर उसके साथ कई राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव होंगे। उसके ठीक पहले ये पेंशन स्कीम का मुद्दा आया है। और ये अगर याद हो आप लोगों को तो ये पिछले कई चुनावों से राज्यों के चुनाव में इसका मुद्दा बनता रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठाती रही है और जहाँ जहाँ उसकी सरकार बनी है वहाँ उसने इसको लागू भी किया है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, छत्तीसगढ़ में हो गई है, कांग्रेस के और उसकी सहयोगी पार्टी जेएमएम की जहां सरकार है झारखंड में वहां लागू हुई है। तो ये कई राज्यों में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको लागू करने का ऐलान किया है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम एक एक करके राज्यों में लागू होती जा रही है। लेकिन जो लोग दिल्ली की रैली में जुटे थे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जिन लोगों ने एक नेशनल मूवमेंट का नाम से एक संगठन खड़ा किया है, उसके नेताओं का कहना था कि एक बार भारत सरकार अगर इस कानून में संशोधन करके और वापस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दे तो फिर उनको राज्यों का मुंह नहीं देखना होगा, राज्यों में अपने आप उसको लागू करना पड़ेगा। चूंकि इसकी शुरुआत भी केंद्र से ही हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको चेंज किया था। जो पुरानी पेंशन की स्कीम थी जिसमें कर्मचारी को अपने आखिरी वेतन का 50% फिक्स्ड होता था, उतना पेंशन मिलना शुरू हो जाता था और उसके बाद फिर वो साल दर साल बढ़ता जाता था। तो ये आखिरी जो सैलरी ड्रॉन की जाती थी, आखिरी सैलरी के आधे के बराबर पेंशन मिलती थी। उस स्कीम को बदल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने और नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं एनपीएस। उसके तहत ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी जिसमें कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी और डीए का, मतलब जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, उसका 10% कंट्रीब्यूट करेगा कर्मचारी और उसके बराबर का मैचिंग ग्रांट उसका जो एम्प्लॉयर होगा, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो देगी। और फिर उसको एक इन्वेस्टमेंट अपना कहीं किया जाएगा, जो पेंशन का फंड हैंडल करने वाली एजेंसी है वो इन्वेस्ट करेगी और रिटायरमेंट के बाद उसके हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो ये स्कीम लागू हो गई थी। अब धीरे धीरे इस बात का आंदोलन शुरू हो गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, यानी सीधा सीधा आखिरी सैलरी के बराबर के 50% के बराबर पेंशन दिया जाए और वो वेतन आयोग की जिस तरह से सिफारिशें उसमें लागू होंगी उस हिसाब से वो बढ़ता जाए। ये एक बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो इतना बड़ा बोझ होगा, इतना बड़ा बर्डन, वित्तीय बर्डन होगा, जिसके लिए सरकार को बहुत अलग तरह के बंदोबस्त करने होंगे, नहीं तो उसका समूचा आर्थिक और वित्तीय ढांचा चरमरा जाएगा। राज्यों में भी यही स्थिति आने वाली है। अभी तो नहीं है क्योंकि अभी चुनाव के तुरंत बाद, अभी तुरंत सब ज़्यादातर राज्यों में पिछले ही साल लागू किया गया है, तो उसका असर अभी दिखना बाकी है। हालांकि कई राज्यों के खजानों पर अभी से बोझ बढ़ने लगा है और उनको इस बात की चिंता सताने लगी है कि कैसे वो लोग आगे पेंशन की इस स्कीम को लागू किए रह पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा रिसोर्स उसका चला जाता है और वो फिर जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर एक बड़ा बर्डन होता है। टैक्स पेयर्स का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले दोनों लोग हैं। जो सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन जीवन भर उनके पैसे से दिया जाता है। तो ये स्कीम जो 5 राज्यों में अभी फिर वापस से शुरू हो गई है और अब इसको पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है। और चूंकि ये बड़ा चुनावी मुद्दा हो गया है, इसलिए पार्टियां इसको लेकर के बैकफुट पर हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है।
हर किसी भी पार्टी के लिए उसकी सबसे बड़ी चिंता, पहली चिंता अपनी सत्ता बचाने की होती है, सरकार बचाने की होती है। और ये जिस तरह का इमोशनल इशू बनता जा रहा है पुरानी पेंशन स्कीम का मामला, उसमें कोई भी पार्टी जोखिम लेना नहीं चाहेगी। तो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है? यह बहुत मुश्किल होगा। अभी पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे, एक रिपोर्ट इस पर प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो जो सरकार के खजाने पर पेंशन का अभी जो खर्चा आता है, पेंशन का जो अमाउंट है, वो 4.5 गुना बढ़ जाएगा। ये ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। अभी पिछले 2022-23 के वित्तीय वर्ष में जो राज्यों का पेंशन का बिल था वो 4.63 लाख करोड़ था। 4.63 लाख करोड़ रुपया पेंशन के मद में राज्यों ने खर्च किया था। और वो उससे पहले 2 साल पहले तो अगर 2019-20 का आंकड़ा देखें तो वो 3.5 लाख करोड़ रुपए था। 3.45 लाख करोड़, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया था, जो बढ़ के पिछले साल 4.63 लाख करोड़ हो गया। अब आप सोचिए, ये अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है जो पेंशन के मद में राज्यों को और भारत सरकार को देना पड़ रहा है। अगर इसमें 4.5 गुना की बढ़ोतरी होती है, यानी 20 लाख करोड़ रुपया पेंशन फंड में जाता है, तो फिर उतनी बड़ी रकम का इंतजाम सरकारें कहां से करेंगी? रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा? अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है, उसका बोझ डालती है आम आदमी के ऊपर, तो उसकी अलग से आलोचना होती है। और फिर इसकी भी मांग होती है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करे, वेतन में भी रेगुलर बढ़ोतरी करती जाए, हर 5 साल के बाद वेतन आयोग का भी गठन हो, वो वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी करे, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहे, पुरानी पेंशन की योजना चलती रहे, और फिर उसके लिए टैक्स भी न बढ़ाया जाए, सारी चीज़ें सस्ती भी हों। ये दोनों चीज़ें कैसे एक साथ हो सकती हैं? इस बात के ऊपर पार्टियों को भी सोचना होगा और तमाम सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी सोचना होगा, क्योंकि पिछले साल जो अभी मैंने आंकड़ा बताया 4.63 लाख करोड़ रुपीज का, वो स्टेट्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसका 11.8% था, यानी लगभग 12%। तो सरकार के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का 12% अगर जा रहा है सिर्फ पेंशन के उसमें, और अगर ये 4.5 गुना बढ़ जाए, इसका मतलब यह होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑलमोस्ट 50% पेंशन स्कीम में जाने लगे। तो ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, क्या इस बात का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं? वो इस बात को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। एक पेंशन अच्छी, एक सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए है सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी होनी चाहिए है, और जो लोग कहीं नौकरी नहीं करते हैं उनके लिए भी एक सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए है, ताकि उनका बुढ़ापा सम्मान के साथ कटे। ये किसी भी सभ्य सोसाइटी में ये मिनिमम, न्यूनतम चीज है जिसकी मांग की जानी चाहिए। दुनिया के तमाम सभ्य और लोकतांत्रिक देशों में ये व्यवस्था है। वहाँ सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, चाहे बुजुर्ग होने के बाद जो जिस तरह के इलाज की जरूरत है, जिस तरह के केयर की जरूरत है, उसके उपाय इंतजाम किए गए हैं। भारत में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। कहीं वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर 200-500 हजार रुपए मिल रहे हो लोगों को, वो अलग बात है, लेकिन वो सम्मान से जीने के लायक नहीं है। तो ये व्यवस्था हर आदमी के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे होगी, उसका बर्डन देश के ऊपर न पड़े और आम आदमी के ऊपर न पड़े, ये भी तो ये सोचना होगा कि अगर सरकार कहां से, सरकार के रेवेन्यू के रास्ते तो बड़े सीमित हैं और खर्चे उसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर उसकी वसूली तो अंततः आम लोगों से ही होगी। अभी एक दिन पहले ही ये आंकड़ा आया है, पिछले महीने सितंबर में जीएसटी की वसूली 1.63 लाख करोड़ रुपए की हुई है। अब इस हिसाब से ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपए के करीब जीएसटी वसूला जाएगा। तो वो वसूली आम आदमी की जेब से हो रही है। अगर उसको बढ़ा दे सरकार तब तो फिर ठीक है, फिर तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको कहां तक बढ़ाया जाएगा? महंगाई कितनी बढ़ती जाएगी। और ये जीएसटी ऐसी चीज है जिसका बोझ हर व्यक्ति को महसूस होता है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो। ये डायरेक्ट टैक्स का मामला नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा असर करने वाला, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है, जिसको हर आदमी को चुकाना होता है। तो क्या इस रास्ते पर जाए सरकार, अपना जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं वो बढ़ाते जाए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाए, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़े, तमाम और तरह के टैक्स बढ़ के सरकार रेवेन्यू की व्यवस्था करे ताकि पेंशन की योजना लागू हो सके। और वो इसके लिए, क्योंकि
देश में सभी भारत सरकार को मिला दे और राज्यों को मिला दे तो कोई 4-4.5 करोड़ के करीब एम्प्लॉई हैं और उनका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए सरकार ये जोखिम ले। और ये जिस तरह से चुनाव के पहले एक योजना के तहत इस आंदोलन को छेड़ा गया है, उससे लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी हों या उनका समर्थन करने वाली पार्टियां हों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो उनको लग रहा है कि इस मौके पर बीजेपी को केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है। यह बड़ी हैरानी की और दिलचस्प बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब इसको मना किया, बंद किया ओल्ड पेंशन स्कीम और नई और नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में। और एक समय ऐसा था जब 12-13 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि पुरानी पेंशन की योजना लागू कर दी जाए। 10 साल तक कांग्रेस ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा। सत्ता से बाहर होने के बाद भी कई वर्षों तक कांग्रेस के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी भी पुरानी पेंशन की योजना नहीं लागू कर रही है, उसको दिल्ली में सरकार चलाते हुए 8 साल हो गए। लेकिन जैसे पिछले साल 2 साल के बाद अब किस तरह से किस मुद्दे पर घेरें सरकार को, कैसे उपाय करें जिससे सरकार बैकफुट पर आए, तो ये पुरानी पेंशन स्कीम की बात निकाली गई है बंद होने के 20 साल के बाद। और इस तरह से पीछे समय का चक्र पीछे घुमाना राजनीतिक रूप से तो हो सकता है कि कुछ पार्टियों को फायदा पहुंचा दे, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की आर्थिक सेहत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और अगर सरकार मान ले, उसके बाद बेतहाशा टैक्स बढ़ाए, लोगों से पैसे वसूले, तो वो एक अलग मामला होगा। एक ऐसा विशियस साइकिल है जिससे बचने के लिए बहुत ही क्रिएटिव और दूरगामी उपाय सोचने होंगे। एक तो वैसे भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो या तो और भी कम कर दे सरकार, सरकारी कर्मचारियों की बहाली ना हो, ये पेंशन लागू कर दें और सरकार और भर्ती ही ना करें, तो वो क्या अच्छा रास्ता होगा। एक तरफ ये भी लॉजिक चला दिया जा रहा है कि 1993 के बाद से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और ओबीसी जातियों की संख्या बढ़ी, उसके बाद ही ये इस बात पर विचार किया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया जाए और कम ल्यूक्रेटिव बना दिया जाए सरकारी नौकरी को। हालांकि इसके बावजूद सरकारी नौकरी के लिए जितनी मारामारी है उतनी दूसरी किसी सेक्टर में नहीं है। बहरहाल, चाहे कारण जो भी रहा हो, जिस कारण से भी बंद किया गया हो, अगर इसको चालू करने की बात हो रही है तो उसके पहले इसका एक रेवेन्यू मॉडल बनना चाहिए है कि रेवेन्यू कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, ताकि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के बराबर पेंशन दी जा सके। या तो सैलरी में कटौती की जाए, वो तमाम जो वेतन आयोग बने हैं उनकी रिपोर्टों को खारिज करके और एक जनरलाइज किया जाए, एक सैलरी कम की जाए जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह की सैलरी मिलती है, जिस लेवल के सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट सेक्टर में जिस लेवल की सैलरी मिलती है उस लेवल की उसको सैलरी दी जाए और फिर उसके आधार पर उसमें से उसको पेंशन की व्यवस्था की जाए। कुछ इस तरह का उपाय सोचना होगा ताकि बहुत बड़ा बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन देश की इकोनॉमी पर न पड़े। सिर्फ इमोशनल होकर के या पॉलिटिकल चश्मे से देखते हुए इस बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है और देश की आर्थिक सेहत अपनी जगह है। धन्यवाद।